जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि द एग्ज़ाम पोर्टल जो YouTube चैनल है उसके एक सर है विकास सिंह सर, जो एसआई हैं। उनके द्वारा एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, विकास सिंह जो सर हैं, इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके 50 से 60 प्रश्न जो हैं सीधे फंसेंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, आप सभी के लिए हमारे चैनल पर इसको 1 से लेकर के 100 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के PDF चाहिए या इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, सरकार के तीसरे अंक के रूप में किसको जानते हैं। आपके पास ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है प्रेस और समाचार मीडिया, तीसरा के पास है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, भारत सरकार के जो तीसरे अंग हैं, सरकार में 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है, विधायिका। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पहला दोस्तों जो हमारे पास होता है अंग, वो कौन सा होता है, विधायिका होता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें सरकार का अंग कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो कार्यपालिका होता है। ठीक है, कार्यपालिका होता है। और हम बात करें दोस्तों तीसरे जो भाग होते हैं, अंग होते हैं, ये कौन सा होता है, न्यायपालिका होता है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है आपके पास कार्यपालिका और तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो तीसरे अंग दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे वो सर्वोच्च न्यायालय होंगे, जो किसके अंतर्गत आएंगे, तो न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोस्तों सरकार का जो दूसरा अंग होता है वो कौन सा होता है, कार्यपालिका होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और पहला दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो विधायिका होता है। यानी कि सरकार का जो अंग होता है कार्यपालिका, कानून को क्या करती है, क्रियान्वित करती है। और जो सरकार का प्रथम अंग होता है विधायिका, जो क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे पास का आंसर हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन देखें, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, आपने प्रस्तावना को देखा होगा, उसमें क्या लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। जबकि दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता जो है ना, इसका वर्णन इसमें नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी विश्वास स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना स्वतंत्रता है। ठीक है, तो और दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन सही नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो इसका सही जो सही नहीं है। देखिए, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, ये इसका अनुच्छेद है 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तीसरा ऑप्शन के पास है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और चौथा के पास है कि वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी बातें बिल्कुल सही दे रखी है। बाकी दोस्तों ऑप्शन जो बी हमारे पास है ये गलत दे रखी है कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये बात दोस्तों गलत दे रखी है। ठीक है, दोस्तों इसकी हम बात करें तो जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद का क्या होता है, सदस्य नहीं होता है, किंतु वह सदन में दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन दोस्तों वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, दोस्तों कार्यवाही में भाग लेगा लेकिन वोट जो है महान्यायवादी नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों का ऑप्शन बी है हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान अनुसूची हमारे पास कितनी है, 12 अनुसूची है। ठीक है, उस 12 अनुसूची में जो शपथ हमारे पास है ना, शपथ वो किस में आता है, तृतीय अनुसूची में आता है। किस में, तृतीय अनुसूची में शपथ आता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ को छोड़ करके यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है कि सभी जो मंत्री होंगे, पदाधिकारी होंगे, सभी का शपथ किस पर होगा, अनुसूचित 3 के तहत होगा। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रपति जी हैं, इसका जो है दोस्तों अनुसूचित 3 में इसका शपथ का चर्चा नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे
जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में, ठीक है, राज्य तथा संघों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। और पाँचवीं अनुसूची दोस्तों हमारे पास जो है, पाँचवीं अनुसूची में किसके वर्णन किया गया है, तो इसमें आपके अनुसूची में असम विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण में दिया गया है। और दोस्तों दूसरी सूची में कौन सा हमारे पास, तो पेंशन का चर्चा किया गया है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको स्पष्ट रूप से पता चल पा रहा है कि तीसरी अनुसूची में क्या है आपके पास दोस्तों, तो आपके पास शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ को छोड़ के दूसरी दोस्तों पेंशन हमारे पास हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। दोस्तों कौन सा ऐसा अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, संविधान का, जो उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो दोस्तों कौन सा होगा, अनुच्छेद नंबर 137 है दोस्तों। यही क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है ना आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत किस राज्य में हो जाएगा, किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन सा, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में दोस्तों क्या है, तो एक सेकंड दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2011 के अनुसार जो है किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, यानी अनुसूचित जाति एससी कहाँ पे दोस्तों, पंजाब में। लेकिन दोस्तों एसटी की हम बात करें अगर एसटी का, तो वो कहाँ पे हो जाएगा आपके पास, तो एक बार दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या पूछेगा, प्रतिशत में नहीं पूछेगा, तब क्या होगा, यूपी होगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, यूपी होगा। अगर प्रतिशत की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पंजाब हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो आपको कौन हो जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या होंगे आपके, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के महत्वपूर्ण प्राधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। आपको हम तुरंत बताए थे, जो भारत के महत्वपूर्ण प्राधिकारी है उसके वेतन और जो भत्ते है दोस्तों, इसका जो आपके संविधान में अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है वो कौन सा है, तो अनुसूची दूसरा में इसका वर्णन किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर पहली अनुसूची की हम बात करें अगर, तो इसमें क्या आपके पास, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 1 में, ठीक है। और दोस्तों तीसरी में दोस्तों पता है कि शपथ है, लेकिन किसको छोड़ के, राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सभी को क्या है, शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में दी गई है। और चौथी में अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राजभाषा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण का जो प्रावधान है वो अनुसूची 4 में दी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है, ठीक है दोस्तों। भारत संविधान के कौन सा ऐसा कि कौन संशोधन है जिसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इसकी आयु जो है 60 वर्ष लेकर के 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई थी। तो दोस्तों वो कौन सा था, 15वां संविधान संशोधन होता कब हुआ था, 1963 में, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में। इसी के तहत जो है जो हमारे पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इसकी आयु सीमा 60 से लेकर के बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। देखिए राज्य विधानसभा दोस्तों हम बात करें ना, तो विधानसभा जो है आपके अनुच्छेद नंबर 170 में है, ठीक है। और विधान परिषद जो दोस्तों कितना है, 171 में आपकी इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, तो विधानसभा की बात हो रही है। तो विधानसभा में जो सीटें यहाँ पे हो जाएंगी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हो जाएंगी दोस्तों, तो 60 सीटें कहाँ होगी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करें मणिपुर में कितने हो जाएगी, तो मणिपुर में दोस्तों कितना हो जाएगी, 60 सीटें कहाँ पे है, मणिपुर में भी है, ठीक है। और दोस्तों मेघालय की हम बात करें अगर, तो मेघालय में कितनी सीटें हैं, तो मेघालय में भी कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, ठीक है। कहाँ पे 68 सीटें हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे अधिक सीटें कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, यहाँ पे अधिक सीटें आपको देखने को मिलती है दोस्तों। साथ ही आप इसे भी याद रखेंगे, जैसे कि आपके यूपी पूछा जाए, यूपी में सबसे अधिक कितनी दोस्तों, 403 सीटें आपके कहाँ पे हैं, यूपी में है विधानसभा की सीटें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। और हम छत्तीसगढ़ की दोस्तों बात करें, छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हो जाएंगी, तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की सीटें हो जाएंगी दोस्तों, वो कितना आपके पास 90 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। और हम बात करें मध्य प्रदेश में कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कितनी सीटें हो जाएंगी, तो 230 सीटें कहाँ पे मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान की हम बात करें अगर, तो राजस्थान में कितनी सीटें हो जाएंगी विधानसभा की, तो 200 सीटें राजस्थान में भी हो जाएगी।
और दोस्तों तेलंगाना में कितना है, तो तेलंगाना में आपके 119 सीट जो है तेलंगाना में है। और मिजोरम में कितना है, तो मिजोरम में कितना सीटें हैं आपके पास, 40 सीटें हैं। इस सभी को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों बिहार में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग पता है कि बिहार में जो अपना बिहार है इसमें कितनी सीटें हैं विधानसभा की। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जो मूल अधिकार दोस्तों हमारे पास है ये आपके कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मूल अधिकार की, तो दोस्तों मूल अधिकार जो है ना भाग नंबर किसमें है, 3 में इसका चर्चा किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है और ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद कितना है, तो 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों आपके पास ऑप्शन डी है, अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ना, ये केवल ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीय को प्राप्त है। बाकी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी क्या है, सभी को प्राप्त है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम बात करें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी हो जाएंगे आपके, तो इसके भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों एक अनुच्छेद 15, 16, ठीक है, 19, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जितने अनुच्छेद है इसमें जो इसकी चर्चा की गई है वो सभी क्या है, भारत के लोगों को प्राप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है दोस्तों, तो राज्यसभा की चर्चा अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल किसमें है, तो दोस्तों आर्टिकल जो हमारे पास है वो 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करने का अधिकार जो है दोस्तों, वो केवल राज्यसभा को प्राप्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा जो बैगनी जो हमारे पास विचलित कम होती है दोस्तों, वो क्या होती है, लाल रंग जो होती है वो कम विचलित होती है। और सबसे अधिक विचलित कौन सी होती है, सबसे अधिक की हम बात करें अगर, तो सबसे अधिक जो होती है बैगनी जो है दोस्तों, वो क्या होती है, सबसे अधिक विचलित होती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक क्या हो जाएगा, बैगनी का क्या होता है, सबसे अधिक विचलित होता है, जबकि लाल क्या होता है, सबसे कम विचलित होता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो जो हमारे पास पॉलीमर है ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा जो पॉलीकार्बोनेट होता है इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में। अगला प्रश्न देख सकते क्या कह रहा है यहाँ पे, चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर बनने वाली डैश बनने के कारण काली हो जाती है। तो चांदी की वस्तु जो है अधिक समय तक खुले में रखने पर क्या बनने के कारण जो है वो काली हो जाती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा जो Ag2S है ना, ठीक है, Ag2S यही बनने से क्या होती है, काली हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड इसे कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा जो SO2 होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CH4 मीथेन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी क्या होते हैं आपके ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इसके अलावा आप CFC भी जान रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या होते हैं आपके, तो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, दोस्तों अनबुझा चूना किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaHOH4 होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना की बात करेगा दोस्तों, ये कौन सा हो गया हमारे पास, COOH का होल ट्वाइस। जबकि सिर्फ अनबुझा चूना कहेगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, CaO हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों क्या हो जाएगा पास, अनबुझा चूना CaO हो जाएगा, बाकी बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहते हैं, तो दोस्तों किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहते हैं आवर्त सारणी में, तो जो हमारे पास वर्ग 17 है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके क्या होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन को क्या कहते हैं हम लोग, हेलोजन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, क्रेप्टोलेक्टेम है, पॉलीस्टाइरीन है। दोस्तों कौन सा यहाँ पे पॉलीमर नहीं हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा जो क्रेप्टोलेक्टम है ये आपके पास पॉलीमर नहीं है, बाकी अन्य सभी यहाँ पे जो है नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये सभी के सभी क्या है आपके पास, तो पॉलीमर का उदाहरण है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, अब तो आपको नाम स्पष्ट हो पा रहा होगा कि NaOH किसको बोलते हैं दोस्तों? हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों फुहारा जो हमारे पास है ये किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है फुहारा काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए करते हैं? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ना दोस्तों, ये किसकी दिशा के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? तो आपको ध्यान रखना होगा प्रेरित धारा के जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने करते हैं? प्रेरित धारा का दिशा लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो दोस्तों वो कौन सा होता है? प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अमोनिया गैस बनाने में क्या करते हैं हम लोग? हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क होता है? दोस्तों कार्नोटाइट जो होता है किस धातु का अयस्क हो जाता है? यहाँ पे जो हमारे पास है पोटेशियम, पोटेशियम उसका अयस्क क्या होता है? कॉर्नेटाइट होता है। क्या होता है? कॉर्नेटाइट जो होता है किसका अयस्क होता है? तो पोटेशियम धातु का अयस्क होता है कॉर्नेटाइट। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम उसका अयस्क अगर हम बात करें तो एक होता है नाइटर। क्या होता है? नाइटर भी क्या होता है? पोटेशियम का ही अयस्क होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों जो मैग्नीशियम का अयस्क होते हैं वो कौन सा होता है? डोलोमाइट होता है। कौन सा? मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो उसका जो अध्यक्ष होता है डोलोमाइट होता है। कौन सा? डोलोमाइट किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों जो यूरेनियम हमारे पास है इसका क्या होता है? तो पिंच ब्लेड होता है। क्या होता है? पिंच ब्लेड जो होता है, पिंच ब्लेड के तो यूरेनियम के धातु के अयस्क हो जाएंगे पिंच ब्लेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्राणी के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ठीक है, कौन ऐसा प्राणी है जिसके जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे मेढक है, मत्स्य है, मानव है और केंचुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा जो केंचुआ है इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन का क्या होता है? विलय हो जाता है। और केंचुआ का दोस्तों हम बात करें तो ये किस प्राणी का होगा? किस समूह का? दोस्तों ये एनेलिडा समूह का होता है। किसका? एनेलिडा समूह का जो प्राणी होता है केंचुआ, इसी का क्या होता है? जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का क्या होता है? विलय हो जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अगला सवाल क्या है कि कुनेन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है यह प्राप्त होती है? देखिए कुनेन किसका औषधि है? तो मलेरिया का औषधि है कुनेन। ये कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा ये जो कुनेन है हमारे पास ये कहाँ प्राप्त होती है? आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है इसी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो कुनेन हमारे पास है ये मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना होगा। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार हम मानते हैं? तो कौन सा होगा? ग्लाइकोजेन को दोस्तों जो हमारे पास एक है इसी को हम लोग जंतुओं में ऊर्जा का भंडार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण से दूध से क्रीम को हम अलग कर सकते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, उसके अनुसार आंसर होगा हमारा। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? तो हमारे पास जो अब केंद्रीय बल है ना इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? ठीक है, दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है ना इसका स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पीयूष जो ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसी से क्या होता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण से नहीं जमता है? ठीक है, जो दोस्तों जो मानव शरीर में किसके भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण से नहीं जमता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा जो हिपेरिन है, हिपेरिन इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? रक्त में जो है ना वो रक्त नहीं जमता है। आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों जो जिससे जमता है वो कौन सा होगा? फाइब्रोनिजोन से क्या होता है? यहाँ पे रक्त जमता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, जबकि हिपेरिन से रक्त नहीं जमता है। मनुष्य के शरीर में निम्न से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क है, त्वचा है, यकृत है, हृदय है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा अंग है जो मनुष्य का उत्सर्जी अंग यहाँ पे नहीं होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा जो हृदय हमारे पास है दोस्तों यही क्या आपके पास उत्सर्जी अंग नहीं है। बाकी वृक्क, यकृत और त्वचा ये सभी क्या है मनुष्य के उत्सर्जी अंग यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? यानी जब फेफड़े से हृदय की ओर, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों? आपको ध्यान रखना होगा, इसे बोलते हैं फुफ्फुस शिरा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फुफ्फुस शिरा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास मिजोरम है इसकी सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती है। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ना, ये 3 देशों को स्पर्श करती है, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कौन सा ऐसा है जो विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं उसको। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो सेंटोस है, सेंटोस, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, समुद्री बंदरगाह है जो कहाँ पड़ता है, ब्राजील में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ब्राजील के कहवा के बागों को क्या बोलते हैं, फजेंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं, फजेंडा। फजेंडा के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका में कितने देश है, 54 देश है। ठीक है, अफ्रीका में कितने देश है, 54 है। एशिया में कितने दोस्तों, 48 देश है। ठीक है, और हम बात करें यूरोप में कितने हैं, तो यूरोप में 44 देश है। और जबकि हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे कितने देश हैं, 23 देश है। तो आप ऑप्शन स्पष्ट पा रहे होंगे कि सबसे अधिक देश कहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। तो जो अफ्रीका महादेश है यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक देश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंड लॉक यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि देश है। तो लाओस है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो कौन सा ऐसा एक जो है देश जो एक लैंड लॉक देश यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो लाओस और अफगानिस्तान है ये क्या आपके पास एक लैंड लॉक देश यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान, बोत्सवाना, लेसोथो, सूडान, बोलाविया, पराग्वे, ऑस्ट्रिया और बेलारूस, ये सभी क्या है दोस्तों आपके तो भू आविष्टित देश यानी कि लैंड लॉक देश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी जो है ना, निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पास शिवालिक श्रेणी का हो जाएगा। कौन सा, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार जो देश है उसके साथ यहाँ पे मतलब कि सीमा को साझा नहीं करता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो सिक्किम है ये म्यांमार के साथ सीमा जो है यानी कि बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम ये करता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम पेरी की बात करें तो पेरी कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ पे, आपके उत्तरी अमेरिका में पेरी को देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम बात करें वेल्ड का, तो वेल्ड कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेपीज का दोस्तों, तो स्टेपीज कहाँ पे हो जाएगा आपके पास, तो मध्य एशिया में। कहाँ पे, तो मध्य एशिया में आपको स्टेपी देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक होता है डाउन्स। डाउन्स कहाँ पे दोस्तों, तो डाउन्स जो है आपके पास कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है डाउन्स, घास के मैदान। ठीक है, तो इस सभी को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो ग्रहण लगता है उसके दौरान जो पड़ने वाली सबसे काला छाया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं प्रछाया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रछाया के नाम से जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो दोस्तों जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो पूर्वी चंपारण है यहाँ पे क्या होगी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। गोबी है, पेंटागोनिया है, सुनरन है और नामीब है। तो कौन सा एक शीतोष्ण मरुस्थल यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो नामीब है, नामीब ये आपके क्या है, शीतोष्ण नहीं है। बाकी गोबी, सोनोरन और पेंटागोनिया ये सभी क्या आपके पास तो शीतोष्ण मरुस्थल के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो बोयोम हमारे पास जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल है, ये किस नदी पर स्थित है। कांगो दे रखा है, जेम्बिजी दे रखा है, सेंट लॉरेंस दे रखा है, जेरे नदी दे रखा है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो बोयम जलप्रपात है हमारे पास जेरे नदी पर, कहाँ पे, जेरे नदी पर देखने को मिल जाएगा। निम्न महासागरीय धाराएं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रशांत महासागर से कह रहा है कि कौन सी संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये जो है आपके पास कनारी, ये आपके प्रशांत महासागर से नहीं है। बाकी हम्बोल्ट, क्यूरोसिबो और कैलिफोर्निया ये सभी क्या है, प्रशांत महासागर से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों कनारी की बात करें, ये कहाँ से है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। कहाँ से, उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर से आपको कनारी देखने को मिलेगा वहां पर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा किन देश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों अगर हम बात करें तो किस देश से नहीं गुजरती है, मिस्र से, भारत से, ईरान से या म्यांमार से। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है हमारे पास, ये आपके पास ईरान से नहीं गुजरती है, बाकी जो आपके पास मिस्र है, भारत से और म्यांमार से गुजरती है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। तो भारत की समुद्री सीमा है, इससे सटे हुए देश कितने हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा। जो 7 देश जो है हमारे पास भारत के समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है। तो अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कोको द्वीप समूह जो है। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला जो द्वीप कौन सा होगा, तो कोको द्वीप जो है वो अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, तो विक्टोरिया झील जो है वो किस देश से, अपने अफ्रीकी देश से अपनी सीमा को साझा नहीं करती है दोस्तों। तो यहाँ पे जब देखेंगे तंजानिया से करती है, युगांडा से करती है, केन्या से करती है, बाकी रवांडा से जो है ये अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। दोस्तों कौन सा ऐसा ऋतु है जिसको मानसून प्रत्यावर्तन का काल के नाम से जानते हैं हम लोग, तो शरद ऋतु को हम क्या कहते हैं, तो मानसून प्रत्यावर्तन के काल के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, तो कौन से यहाँ पे पार्थिव ग्रह या आंतरिक नहीं होगा, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास बृहस्पति है ये क्या होंगे, आंतरिक ग्रह नहीं होंगे। बाकी बुध, पृथ्वी और शुक्र ये सभी के सब क्या होंगे आपके, तो आंतरिक ग्रह के उदाहरण होंगे। दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये क्या होते हैं आपके, तो बाह्य ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों बिहार में सर्वाधिक जो जूट होता है, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, पूर्णिया में होता है। कहाँ पे, पूर्णिया में सबसे अधिक क्या होता है, जूट का उत्पादन होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कह रहा है कि अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के निम्न में से कौन सी राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो पश्चिम बंगाल है लगती है, मेघालय भी लगती है और मिजोरम भी लगती है, जबकि मणिपुर दोस्तों क्या होती है, ये बांग्लादेश की सीमा इससे टच नहीं करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% है। तो दोस्तों किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80 का प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जो पंजाब है यहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 80 का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रतिशत नहीं कहेगा, जनसंख्या कहेगा, तब कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हो जाएगा। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। दोस्तों बाल्को जो एल्युमिनियम है कंपनी है, इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, सोवियत संघ की सहायता से बाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के प्रथम जो थे वो माया प्रसाद जो थे, वो क्या थे, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। दोस्तों मेरियाना खाई जो है ना आपके कहाँ पे हो जाएंगे, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, कहाँ पे, पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, लेट हिम डू इट। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, लेट हिम डू इट का मतलब होगा यहाँ पे उसे ऐसा करने दो, उसे ऐसा करने दो। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको गलत वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा ना मर्ज, ये गलत लिखा है। बाकी मैटर, मीडो और मेजर ये सभी क्या यहाँ पे स्पष्ट रूप से सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी को छांटिए। यहाँ पे सही वर्तनी कौन, उज्ज्वल का सही वर्तनी कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे उज्ज्वल है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उज्ज्वल ऐसे ही आपको लिखना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि सन्मार्ग का संधि का सही नाम सुनिए। तो सन्मार्ग में कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो सन्मार्ग में आपके संधि हो जाएंगे, वो है व्यंजन संधि। कौन सा, सन्मार्ग में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि यहाँ पे हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों पीताम्बर में देखेंगे आप लोग, तो पीताम्बर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा, बहुब्रीहि समास आपको पीताम्बर में देखने को मिल जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कपड़ा, क्या कह रहे हैं कि कपड़ा न डैश को रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, कपड़ा न भूख को रोटी। ठीक है, मतलब तन को कपड़ा न भूख, तन को कपड़ा न भूख को रोटी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा।
अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। ठीक है, तो कुषाण की दोस्तों दूसरी राजधानी कौन सी रही है, आपके पास ऑप्शन है अमरावती, मथुरा, कंधार और कन्नौज। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो मथुरा है हमारे पास, वो क्या होगी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, खराज जो था, खराज ये क्या होंगे, एक भूमि कर था। क्या था, खराज जो था दोस्तों, क्या था, आपके पास एक भूमि कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, तो खराज उसे बोलते थे। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किसने कहा था कि 1857 घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में हुआ। तो किसका कथन है दोस्तों, ये डॉक्टर एस एन सेन का है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कार्यक्रम कौन सा होगा। दोस्तों जो यहाँ पे मुगल काल है, इसका जो युद्ध क्रम होगा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जो क्या होता है, खानवा का युद्ध सबसे पहले होता है दोस्तों। कब होता है खानवा का युद्ध, तो 1527 में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है, कब होता है दोस्तों, 1529 में आपके घाघरा का युद्ध होता है। उसके बाद तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में। ठीक है, उसके बाद सामूगढ़ का क्या होता है 1658 में। तो इस प्रकार देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी में, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ना 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसके जो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि तीसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे दोस्तों तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, जो ब्रह्मदत्त कौन थे, तीसरे थे। और पहले कौन दोस्तों, विनोबा भावे थे पहले, और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे यहाँ पे दूसरे सत्याग्रही हो जाएंगे। और पहले कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही दे रखा है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। दोस्तों ये बात गलत दे रखी है, इसमें क्या है, आत्मा की मान्यता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा की मान्यता नहीं है, इसलिए असत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे एक ही गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको ध्यान रखना होगा। जो कृष्ण प्रथम है, इसी के द्वारा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दे रखे हैं, यानी गलत दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही कथन दोस्तों गलत दे रखे हैं। ठीक है, बाकी अन्य पढ़ लेते हैं हम लोग। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बातें बिल्कुल सही दे रखा है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी बातें सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, ये भी बातें बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों गलत कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे गलत दे रखा है। इसका सही जवाब क्या होगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वारन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, वारन हेस्टिंग्स दोस्तों कहते कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है, इसकी शुरुआत जो की गई थी 1909 के मार्लो मीटर सुधार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए भीमराव अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय जो दलित वर्ग है महासंघ, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको याद रखना होगा। ये 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित संधियों के क्रमानुसार रखिए। देखिए जो अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों, यहाँ पे अमृतसर की संधि की हम बात करेंगे तो ये कब होती है, तो आपके साथ 1809 ईस्वी में होती है। कब, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। बसिंग संधि दोस्तों कब होती है, 1802 में क्या होता है, बसिंग की संधि होती है 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है, 1792 में क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। ठीक है, और सलाबाई की संधि दोस्तों कब होती है, 1782 में होता है सलाबाई की संधि। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, 4 नंबर 1782। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो अब्दुल रजाक जो थे दोस्तों, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे, वो किसके काल में किए थे, तो आपको याद रखना होगा जो देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य का जो है यात्रा किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हमारा हो जाएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था दोस्तों, ये आपके कहाँ हुए थे, तो कोलकाता में हुए थे, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि
रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों जो रैयत बाड़ी व्यवस्था है ये सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये आपके मद्रास में की गई थी। कहाँ पे? मद्रास में सबसे पहले रैयत बाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, और इसके जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो थॉमस मुनरो। कौन हो गए? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। मुनरो थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड थे दोस्तों, इसके क्या हो जाएंगे? तो जन्मदाता हो जाएंगे किसके? रैयतवाड़ी व्यवस्था के। एक होता है महलबाई व्यवस्था दोस्तों, उससे कौन हो जाएंगे? तो हॉल्ट मैकेंजी जो है वो क्या होंगे? महलबाई व्यवस्था के जनक हो जाएंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में दोस्तों बजट व्यवस्था है ना, इसका आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? आपको ध्यान रखना होगा, ये जो हमारे पास कैनिंग है इसी के समय में क्या होता है? बजट का व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था कैनिंग के द्वारा। ठीक है, और ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे विल्सन को भारत बुलाया गया था। उन्होंने 7 अप्रैल 1860 को भारत का प्रथम बजट पेश किया था। कब? 1860 में किया गया था भारत का प्रथम बजट। कब? 7 अप्रैल को। किसके द्वारा दोस्तों? तो विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा जो है ना प्रथम बजट को पेश किया गया था हमारे देश में। ठीक है, उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था? दोस्तों उत्तर भारत में जो कई शहर है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो दोस्तों राज्य विधान परिषद होता है, आपको हम बताए थे ना, एक होता है विधानसभा 170 अनुच्छेद है, और विधान परिषद 171 इसके आर्टिकल है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास है उद्योगपति ये नहीं होते हैं, बाकी स्थानीय निकायों के पंचायतों सदस्य होते हैं। ठीक है, स्थानीय निकाय के जो पंचायत सदस्य होते हैं इसमें होते हैं शिक्षक भी होते हैं, स्नातक भी होते हैं। ठीक है, स्नातक दोस्तों कितने होते हैं? 1/12 यहाँ पे स्नातक यहाँ पे होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और 1/6 क्या होते हैं? राज्यपाल सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 क्या होते हैं? सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होते हैं। और 1/3 जो होते हैं वो स्थानीय निकाय द्वारा होते हैं। यानी कि 1/3 किससे होते हैं? स्थानीय निकाय द्वारा होते हैं। स्नातक से 12 होता है। और 1/6 दोस्तों किससे होता है? तो आपके पास राज्यपाल द्वारा होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता के रूप में हुआ है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस एन सेन द्वारा कहा गया था। 2 प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो चुके हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो दोस्तों जो कौन था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में है ना, जवाहर रोजगार योजना को शुरुआत की गई थी। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित है। किस पे? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? दोस्तों जो मुद्रास्फीति होता है ना, इसके कारण किसको लाभ होता है? प्रॉफिट होता है। आपको ध्यान रखना होगा, जो ऋणी होता है उसी को लाभ होता है मुद्रास्फीति से। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो एमएसपी की अवधारणा को सबसे पहले किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था दोस्तों? आपको ध्यान रखना होगा, ये था दोस्तों लक्ष्मीकांत झा समिति। कौन था? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर पहली बार एमएसपी को लागू किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1965 में ये इसको मतलब कि लागू किया गया था। अगला कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी कर जो होती है वो किस पे लगाई जाती है दोस्तों? ये वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन पर क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो दोस्तों आपको लोग ध्यान रखेंगे, जो साख सृजन होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं होता है। जबकि दोस्तों साख नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, अनुसूचित वाणिज्य बैंक की शाखा शिखर संस्था के रूप में काम करना, ये सभी क्या होते हैं? रिजर्व बैंक के काम होते हैं। ऑप्शन में ए जो है ये काम नहीं होते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मृदा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? दोस्तों जो लिम्बू जनजाति हमारे पास है ये आपके सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, सिक्किम में क्या होती है? लिम्बू जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों मिकिर कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में आपको मिकिर देखने को मिलती है। कहाँ पे? नागालैंड में। और दोस्तों हम बात करें वासी का, तो वासी कहाँ पाया जाता है आपके पास? लक्षद्वीप में आपको जो जनजाति है, लक्षद्वीप में आपको वासी जनजाति देखने को मिलती है। और रियांग कहाँ पे दोस्तों? तो त्रिपुरा में आपको रियांग देखने को मिलती है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों जो कार्टाजोना संबंध है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो 29 जून है इसी के दिन हम क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और किसके जन्मदिन पर? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है ना इसको विकास के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं।
किस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो भरतनाट्यम है उसको क्या करते हैं हम लोग सबसे प्राचीन नृत्य मानते हैं। और ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का है भरतनाट्यम। कथकली दोस्तों कहाँ पे है? तो केरला में है। कहाँ पे? कथकली। मोहिनीअट्टम दोस्तों कहाँ पे? केरला में है। और कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिल जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके गुवाहाटी में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? गुवाहाटी में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है वियना, जेनेवा, रोम और नैरोबी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन में ए यानी कि वियना में इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है असम राइफल, ये क्या होंगे? देश का सबसे पुराना जो मिलिट्री बल हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। आपको ध्यान रखना होगा। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। कौन सा? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान है, ये किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? ये कुवैत जो देश है इसके द्वारा ये प्रदान किया गया है। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो विमेंस अंडर 19 जो एशिया कप 2024 है इसका खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? तो ये जो है आपके पास भारत के द्वारा ये खिताब को जीत लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल जो है इसकी 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जैसलमेर राजस्थान में किया गया है जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का शुरुआत कहाँ हुई है? दोस्तों अंबेडकर जो स्कॉलरशिप है इस योजना का शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो ये कहाँ पे? दिल्ली से हुई है। कहाँ पे? दिल्ली से। हल्ला हल्ला मोदी कार्यक्रम किस देश में किया गया है? दोस्तों हल्ला मोदी कार्यक्रम जो है ना ये कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये आपके पास कुवैत में किया गया हल्ला मोदी कार्यक्रम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है दोस्तों? तो भारत का वन और वृक्षावरण जो है कितना है? 8,70,357 वर्ग किलोमीटर जो है आपके पास क्या हो जाएंगे? तो भारत का वन और वृक्ष आवरण यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि युग युगिन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? दोस्तों युग और युगिन जो भारत संग्रहालय है ये भारत और किस देश के बीच इसका समझौता हुआ है? तो आप सभी लोग बताइए इसका आंसर कहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम जानना चाहते हैं दोस्तों कि आपको ये इसका आंसर पता है कि नहीं। देखिए दोस्तों जो भी आपको आंसर पता नहीं है ना, आप उसे क्या कीजिए, गूगल से खोजिए या कहीं से भी सर्च कीजिए, आप उसे लिखिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं ना उसे आप कभी नहीं भूलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको वीडियो ना मिले। इसलिए आप जो है ना सुरक्षा के लिए आपको वीडियो चाहिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।